9वीं और 10वीं का हिंदी विषय जो है व्याकरण का। आज जो हम भाग लेने वाले हैं उस भाग का नाम है क्रिया। इससे पहले भी हमने जो शब्द भेद थे उस शब्द भेद के प्रकार सीखे हुए हैं, जैसे कि नाम, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों हमारे जो प्रकार थे, भाग थे, वो हो चुके हैं। अभी हम क्रिया ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं ये हमें जानना जरूरी है। इसकी परिभाषा देखो, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना सूचित होता हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर से देखो, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना सूचित होता हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूं। पहला उदाहरण देखो, उदाहरण, मुझे लिखना है। दूसरा है मैं पढ़ रहा हूं। अभी ये जो दो उदाहरण है उससे हमें क्या पता चलता है कि कोई क्रिया घट रही है या हो रही है या हो चुकी है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? हम क्रिया कहेंगे। जिस तरह से मुझे लिखना है, यहाँ लिखने की क्रिया हो रही है या लिखने की क्रिया होने वाली है। ठीक है। दूसरा जो उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूं, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम चल रहा है या हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? हम क्रिया कहेंगे। अभी इस क्रिया के दो प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो सकर्मक क्रिया का है और दूसरा जो प्रकार है वो अकर्मक क्रिया का है। अभी सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है, सबसे पहले हम वही देखने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सकर्मक कैसे पहचानेंगे, अकर्मक कैसे पहचानेंगे। इसलिए बच्चे भी कभी कभार क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसीलिए ये जो वीडियो है वो खास करके आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आपको अच्छे से ये सकर्मक और अकर्मक अच्छे से पता चल सके और आप अच्छे से सीख ले। पहला जो हम प्रकार देखने वाले हैं वो है सकर्मक क्रिया। यहाँ मैंने क्या बताया है कि क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहले हम लिख के देंगे, क्रिया के दो प्रकार। एक जो प्रकार है, पहला हम प्रकार देखेंगे यहाँ पे। पहला जो प्रकार आएगा वो सकर्मक क्रिया का आएगा, सकर्मक क्रिया। दूसरा जो प्रकार है वो दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। अभी इसमें देखो, स का मतलब क्या है? इसमें साथ। जब कर्ता कोई कर्म कर रहा है तो उस वाक्य में कर्म नहीं होना जरूरी होता है, इसीलिए सकर्मक क्रिया हो जाती है। स का मतलब क्या बताया है? स का मतलब होता है साथ। ठीक है। और यहाँ अकर्मक क्रिया है, अ का मतलब होता है नहीं। यहाँ अपना मतलब हमें समझने के लिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है साथ, अकर्मक का मतलब है नहीं। ठीक, सकर्मक क्रिया मतलब वाक्य पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है या कर्म की जरूरत पड़ सकती है। जब कोई कार्य करता है तब उसमें कर्म होता है, तब उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी सकर्मक क्रिया की परिभाषा कैसे होगी? जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर, कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर कर्ता कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव किसी और चीज पर पड़े तो वह कर्म तैयार होता है, इसलिए सकर्मक क्रिया की निर्माण होती है। देखो, इसकी परिभाषा किस तरह है कि जिन
क्रियाओं के ये हम सकर्मक क्रिया का लिख रहे हैं। व्यापार या कार्य, व्यापार या कार्य का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर मतलब कर्म पर, मतलब क्या है, कर्म पर पड़ता है। उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम ले सकते हैं कि राम आम खा रहा है। ठीक है, अभी ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आप वही में लिख लो, बाद में हम इसका उदाहरण लिखेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अभी सकर्मक क्रिया के हम उदाहरण लिखने वाले हैं। सकर्मक क्रिया, स का मतलब मैंने क्या बताया है कि साथ, मतलब कर्ता के साथ कोई कर्म हो या क्रिया के साथ कोई कर्म हो। जब कोई क्रिया होती है तो कर्म होता है। जैसे कि राम आम खा रहा है, पहला जो वाक्य है वो क्या है? राम आम खा रहा है। देखो अभी ये जो राम है, राम क्या हुआ? कर्ता हो गया, और आम उसका कर्म हो गया। राम क्या खा रहा है? राम आम खा रहा है। दूसरा जो उदाहरण है वो है सरस्वती पुस्तक पढ़ती है। दूसरा जो उदाहरण है वो सरस्वती पुस्तक पढ़ रही है। ज्यादातर तो बच्चों को ऐसी दिक्कत आती है कि सकर्मक कैसे पहचाने, अकर्मक कैसे पहचाने। अब ये जो उदाहरण है, जो भी कोई उदाहरण होंगे, उस उदाहरण को हम क्या से जब प्रश्न पूछेंगे, मतलब संज्ञा या क्रिया से हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, तब जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? हमारा कर्म होगा। जो भी कोई उत्तर वस्तु के रूप में या फिर किसी चीज के रूप में जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। जैसे कि समझो हमने यहाँ एक प्रश्न पूछा कि राम क्या खा रहा है, तो यहाँ उत्तर में क्या आएगा? आम आएगा। ठीक है, अभी ये आम क्या हुआ? उसका कर्म हुआ, क्योंकि इस वाक्य में, ये वाक्य हम जब पढ़ रहे हैं तो क्या होता है? हमें कर्म मिला है। दूसरा जो वाक्य है, सरस्वती पुस्तक पढ़ रही है, सरस्वती क्या कर रही है? अगर हमने ऐसे पूछा तो सरस्वती पुस्तक पढ़ रही है, उत्तर में हमें क्या मिलता है? पुस्तक। ठीक है, इसीलिए ये कर्म हो गया। आगे का जो वाक्य है, नौकर दिया जलाता है। दूसरा जो उदाहरण है वो हम देखेंगे, नौकर दिया जलाता है। अभी इसमें भी कर्म है, देखो नौकर दिया जलाता है। ये जो वाक्य है उसमें भी हमें कर्म दिखाई देता है। जब समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करने वाले हैं? इसे प्रश्न पूछने वाले हैं। नौकर ने क्या जलाया, ऐसा जब हम प्रश्न पूछेंगे तब उत्तर में हमें क्या मिलता है? दिया शब्द, मतलब दिया वस्तु ये मिलती है। अभी ये जो दिया है वो क्या है? कर्म है। अब आपके समझ में आया ही होगा कि सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता के साथ या क्रिया के साथ कोई कर्म हो, वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। और भी ले लो, गाय ने चारा खाया, गाय ने क्या किया है? गाय ने चारा खाया। अभी ये जो गाय है उसने क्या किया है? चारा खाया है। मतलब प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चारे पर पड़ रहा है। अगर हम इसे प्रश्न पूछेंगे, गाय ने क्या खाया, उत्तर क्या मिलेगा? चारा मिलेगा। अभी
उदाहरण देखें, उस उदाहरण से तो पता ही चल गया होगा कि जो कर्ता होता है उस कर्ता का प्रभाव किसी काम पर, जो मतलब जो काम करता है उस काम का प्रभाव किसी चीज पर या वस्तु पर पड़ती है तो वहां हमें कर्म मिल जाता है। अभी यहाँ प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चारा पर। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो कर्म होता है मतलब जो वस्तु होती है एक तो वो बढ़ जाती है, एक तो वस्तु कम हो जाती है, नहीं तो वो बिगड़ जाती है, टूट जाती है। अभी यहाँ वस्तु कौन सी है? चारा है। अभी गाय जब चारा खाएगी तो चारा वैसे की वैसे रहेगा या खत्म हो जाएगा? चारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इस चारे पर पड़ रहा है। इसीलिए ये कर्म है। यहाँ देखो नौकर दिया जलाता है, प्रभाव किस पर पड़ा है? दिया पर पड़ा है, क्योंकि दिया क्या होने वाला है? बाद में उसका जो तेल है वो मतलब खत्म होने के बाद वो दिया क्या होने वाला है? बुझने वाला है। इसीलिए ये जो प्रभाव है किस चीज पर पड़ा गया है? दिया पर पड़ गया है। इसीलिए यह एक कर्म है, दिया भी और चारा भी। इससे पहले भी हमने एक वाक्य पढ़ा था कि राम आम खा रहा है। अगर कोई आम खा रहा है तो आम क्या वैसे का वैसे रहेगा? नहीं, क्योंकि आम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उस आम पर प्रभाव पड़ता है, मतलब वो आम क्या हो जाता है? आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। बाद में जो हमने उदाहरण देखा था, सरस्वती पुस्तक पढ़ती है। अभी ये जो पुस्तक है वो एक एक पन्ने पढ़ कर वो खत्म होने वाली है। इसीलिए मैंने क्या कहा था, जो भी चीज या जो भी वस्तु होती है वो खत्म होती है या तो बढ़ती है या तो खराब होती है। जैसे बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, अभी ये जो उसका खिलौना है अगर उसने खेलते खेलते वो खिलौना तोड़ दिया तो वो खिलौना क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। मतलब वो जो चीज है वो क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म वहां उस वाक्य में हमें मिल जाता है। फिर से देखो कि जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है उस चीज को क्या कहते हैं? कर्म पड़ते हैं और उसी वाक्य का वो कर्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। मतलब ये जो सकर्मक क्रिया है ये जो प्रकार है वो आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। अब चलते हैं अगले प्रकार के, यहाँ जो है अकर्मक क्रिया। अ का मतलब है नहीं, मतलब यहाँ कर्म नहीं होता। यहाँ पर सीधे प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर ही पड़ता है। जो भी काम कुछ कर्ता करता है उसका प्रभाव खुद कर्ता पर ही पड़ता है। देखो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा कैसी है? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो परिभाषा है हम देखने वाले हैं, इसकी परिभाषा, इसकी तो परिभाषा आपने लिखी नहीं होगी। अभी हम क्या देखते हैं? अकर्मक क्रिया के लिए हम दो भाग पढ़ रहे हैं ना, उसका जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो अकर्मक क्रिया है यहाँ कर्म नहीं होता। जो कोई कर्ता होता है वो क्या करता है? स्वयं अपना काम मतलब खुद करता है या कर्ता पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यहाँ कर्म नहीं होता, ये अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे कि गाड़ी आगे बढ़ गई, उदाहरण के साथ हम देखेंगे। ये जो परिभाषा है ये आप अपनी वही में लिख लो। गाड़ी आगे बढ़ गई, पहला जो उदाहरण है वो उदाहरण लिखो। गाड़ी आगे बढ़ गई। अभी यहाँ पर कोई कर्म नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कैसे? देखो
गाड़ी को किसने धकेला है? नहीं धकेला है। किसने धक्का मारा है? नहीं मारा है। हमें कुछ समझ में नहीं आता है। प्रभाव किस पर पड़ता है? खुद गाड़ी पर पड़ रहा है। इसीलिए जो कर्ता होता है उस कर्ता का जो प्रभाव होता है वो खुद पर पड़ता है। इसलिए मतलब जो काम होता है वो स्वयं वो करता है, प्रभाव स्वयं पर पड़ता है। इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। दूसरा जो उदाहरण है, अभी घोड़ा दौड़ता है। घोड़े को कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। अभी ये जो घोड़ा है वो खुद दौड़ रहा है। देखो यहाँ पर कोई उसको मतलब दौड़ाता नहीं है या कोई व्यक्ति हमें नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जो घोड़ा है वो खुद दौड़ रहा है, मतलब उसकी क्रिया वो अपने आप कर रहा है, स्वयं कर रहा है। इसीलिए कोई हमें कर्म नहीं मिलता। ये वाक्य कैसा है? अकर्मक क्रिया का है। इसमें ये घोड़ा क्या है? ये कर्ता है, ठीक है। कर्ता स्वयं ही जो दौड़ने की कोशिश कर रहा है। आगे का उदाहरण देखो, शाम घूम रहा है। शाम को कोई घुमा रहा है? नहीं घुमा रहा है। शाम को अपने आप घूम रहा है। इसीलिए प्रभाव किस पर पड़ा है? प्रभाव कर्ता पर ही पड़ा है। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। फिर से बताती हूँ कि जो काम स्वयं से होते हैं या स्वयं पर उसका प्रभाव पड़ता है वह अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे कि अल्फ्रेड अमेरिका गए, अभी उसको वो जो अल्फ्रेड है वो अमेरिका गया, ठीक है। उसके साथ उसको किसी ने धकेला है या जबरदस्ती वहां अमेरिका लेकर पटक दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें यही समझ में आता है कि वो कहाँ गया? अमेरिका गया। अभी कौन गया है? अल्फ्रेड गया। कर्ता कौन है? अल्फ्रेड है, ठीक है। इसी तरह से अकर्मक और सकर्मक के ये दो प्रकार है। क्या बताया था पहले? सकर्मक क्रिया, स का मतलब है साथ होना, कर्म का साथ होना। अकर्मक क्रिया का मतलब अ जो होता है उसका जो मीनिंग है वो नहीं, मतलब कर्म नहीं होता। यहाँ पर कर्म होता है, यहाँ पर कर्म नहीं होता है। यहाँ प्रभाव, सीधे प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, मतलब किसी चीज पर या वस्तु पर उसका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर अकर्मक क्रिया पर डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि कर्ता स्वयं काम करने वाला होता है, कोई उसे काम करवा नहीं रहा। और यहाँ पर सकर्मक क्रिया पर काम का प्रभाव चीज पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है। अभी सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको अच्छे से मालूम पड़ गई होगी अच्छे से। अब ये जो क्रिया है वो याद करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा समझना है, क्योंकि एग्जाम के समय आपको जब इस क्रिया के ऊपर जब कोई प्रश्न आएगा तो आप इजी से उसका आंसर लिख पाओगे। इसलिए जो कुछ व्याकरण होता है वो व्याकरण का अभ्यास आप मन लगाकर करें और पढ़े। मिलते हैं आगे की वीडियो में अगला जो शब्द भेद का प्रकार है, जो अव्यय है वो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।